नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको समझने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बच्चों सीक्वेंस और सीरीज के अलग अलग कंसेप्ट को समझेंगे और जानेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, किसको सीक्वेंस कहते हैं और किसको सीरीज कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको इस वर्ड को समझाने के लिए जिस वर्ड का नाम है सीक्वेंस और सीरीज को, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। बच्चों, अक्सर जब हम सुबह स्कूल में प्रेयर करते हैं तो प्रेयर करने वक्त हम जब लाइन में लगते होंगे तो पहले सबसे छोटा बच्चा आता है, फिर थोड़ा उससे हाइट से बड़ा आता है, फिर थोड़ी हाइट से बड़ी उसके आते हैं। मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ही होता है। अगर मैं आपके सामने बहुत सारी किताबें दे दूं और उन किताबों की हाइट अलग अलग हो तो बच्चों हम कहेंगे कि इन किताबों को अरेंज कीजिए। तो आपको किताबों का अरेंज करने का दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो हम सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी किताब रख देंगे, या फिर सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी किताब रख देंगे। तो बच्चों, कुछ यही एग्जांपल हमें सीक्वेंस की डेफिनेशन को सिखाते हैं कि सीक्वेंस है क्या। तो अगर हम बच्चों बात करें कि सीक्वेंस है क्या, तो मैं इसको आपको एक और मैथमेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जरा बोर्ड पे गौर कीजिएगा। बच्चों, हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, दो, दो, फिर हमने लिखा बच्चों 4, फिर हमने लिखा 8, फिर हमने लिखा बच्चों 16, फिर हमने लिखा 32, फिर हमने लिखा 64, और ये बच्चों ऐसे ही चलता जा रहा है इनफाइनाइट टर्म्स तक। हमने कहा क्या ये सीक्वेंस है या नहीं है। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या ये सीक्वेंस है या नहीं है। तो इसके लिए हमने देखा कि 2 का 2 गुना कितना है बच्चों, 4, यानी ये ट्वाइस है। 4 का 2 गुना कितना है बच्चों, ये भी ट्वाइस है, 8। बच्चों 8 का 2 गुना कितना है, ये भी ट्वाइस है सर, 16। फिर 16 का 2 गुना कितना है बच्चों, 32। यानी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। ये अपने आप में क्या है बच्चों, एक सीक्वेंस है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आप लोग गिनती लिखते हो नेचुरल नंबर्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और बच्चों ऐसे ही चलते हैं। हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि सर 1 से 2 जाने में 1 प्लस हो रहा है, फिर सर 2 से 3 जाने में फिर से 1 प्लस हो रहा है, फिर सर 3 से 4 जाने में फिर से 1 प्लस हो रहा है, 4 से 5 जाने में फिर से 1 प्लस हो रहा है, 5 से 6 जाने में फिर से 1 प्लस हो रहा है, 6 से 7 जाने में फिर से 1 प्लस हुआ, और ऐसे ही होता रहेगा। ये भी अपने आप में बच्चों एक सीक्वेंस है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दिखाता हूं बच्चों। अगर 1/2 है तो आप सर यहाँ पे 2/3 आएगा, फिर सर यहाँ पर 3/4 आएगा, फिर सर यहाँ पर 4/5 आएगा, फिर सर 5/6 आएगा, और ये बच्चों ऐसे चलता रहेगा। अगर हम इसमें देखें कि सर ऊपर कितना है 1 और नीचे उससे क्या है बच्चों, 1 ज्यादा। ऊपर जो भी है उसमें 1 क्या हो रहा है बच्चों, ज्यादा। ऊपर जो भी है उसमें 1 क्या हो रहा है बच्चों, ज्यादा। ऊपर जो भी है नीचे वाला उससे क्या है बच्चों, ज्यादा। और ऊपर की बात करें तो बच्चों यहाँ पे देखिए +1, फिर +1, फिर से +1, फिर से +1, है ना। ये सारे के सारे बच्चे सीक्वेंस के एग्जांपल है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सीक्वेंस का पर्टिकुलरली मतलब होता क्या। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ। हमने कहा सीक्वेंस होता क्या बच्चों, तो हमने कहा अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in definite order, in definite order. Sequence is an arrangement of a number in a definite order according to some rules. कुछ रूल्स के द्वारा किसी तरीके से नंबर्स को अरेंज करना क्या कहलाता है बच्चों, सीक्वेंस कहलाता है। तो सीक्वेंस इज व्हाट, सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ये नंबर्स का क्या है बच्चों, अरेंजमेंट होता है। किस तरह से नंबर का अरेंजमेंट, तो कहता है एक ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट जो किसी रूल के द्वारा क्या करेगा बच्चों, डिफाइन करेगा, जो किसी रूल के द्वारा बनाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों आपके सामने एक जो एग्जाम्पल लिखा है 2, 4, 8, 16, 32 और 64। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं मैथमेटिकली तो मैं क्या लिखना चाहूंगा? मैं कहूंगा सर ये 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 4 और 8 टू जा 16, ये ट्वाइस होता जा रहा है बच्चों। ये बार बार क्या होता जा रहा है? ट्वाइस होता जा रहा है। और ढंग से देखा तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर 2 और 2 की पावर कितना बच्चों? n। तो n भी लिख सकता हूँ जैसे, और n बिलोंग कर रहा है बच्चों नेचुरल नंबर से। आप जरा गौर कीजिए, रखा मैंने n की जगह 1, 2 1 जा 2, रखा बच्चों मैंने n की जगह 2, 2 2 जा कितना है 4, मैंने रखा बच्चों n की जगह 3, कितना है बच्चों 6। लेकिन ये क्या हो गया बच्चों? गलत। तो हमारा ऐसा लिखना भी क्या है? गलत है। लेकिन मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं सर a n इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब आप n की वैल्यू रखिए सर 2 की पावर 1 कितना है 2, 2 की पावर 2 कितना है सर 4, 2 की पावर 3 कितना है बच्चों 8, 2 की पावर 4 कितना आ गया 16, 2 की पावर 5 कितना आ गया बच्चों 32, और ये बच्चों ऐसे ही चलता रहेगा। यानी मैंने पर्टिकुलर इस सीक्वेंस को कुछ इस तरह के रूल में क्या कर दिया बच्चों? लिख दिया, और मैंने कह दिया कि यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। ये इस सीक्वेंस को लिखने का एक तरीका हो गया। अब इस तरीके में n की आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो सारी की सारी वैल्यू इस सीक्वेंस से लाई करेगी। और भी एग्जांपल जैसे बच्चों हमारे ये है, हमें इस सीक्वेंस को भी लिखने का एक तरीका लिखा ना कि सर an इक्वल्स टू क्या लिख लीजिए n, और सर यहाँ पर n बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। आप रखिए n की जगह 1, सर 1 2 2 3 3 4 4 5 5। इसको लिखने का एक छोटा सा तरीका ही हो गया। सर क्या आप इस एग्जांपल को भी आप लिख सकते हैं क्या किसी रूल की तरह? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा an, सर ऊपर जो भी है मान लीजिए n है, नीचे उससे एक क्या हो रहा है ज्यादा, यानी n+1। और सर जहां पर n आपका बिलोंग कर रहा है किससे सर? नेचुरल नंबर से। हमने अपने इस सीक्वेंस को भी इस अरेंजमेंट इस रूल की तरह रख दिया। किसी भी सीक्वेंस को अगर हम किसी रूल के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो कर कर, किसी भी रूल को फॉलो कर कर अगर कोई सीक्वेंस बनता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, तो वो नंबर्स का अरेंजमेंट क्या होता है बच्चों? सीक्वेंस होता है। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से, a sequence is a arrangement of a नंबर का अरेंजमेंट इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर। किसके टर्म में? डिफाइनाइट ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू द सम रूल, जो किसी रूल के द्वारा क्या होते हैं बच्चों? बनाए होते हैं। और रूल कुछ इस तरीके के हो सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा, ऐसे ही बहुत सारे। बात समझ में आ गई? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जरा हम देखते हैं कि ये एक आप समझ में आए कि एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के अंदर बच्चों ये हमें डिफरेंट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो हम इसको भी लिखते हैं द अकरेंस ऑफ नंबर्स, द अकरेंस ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस, कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को टर्म्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्म्स। यानी ये क्या है? एक टर्म है। ये क्या है? टर्म। ये क्या है? टर्म। ये क्या है? टर्म। ये भी क्या है? टर्म। ये भी क्या है? टर्म। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6 और डैश 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 चलता रहेगा n टर्म्स तक। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7 डैश 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 टर्म n तक। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 डैश 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 n टर्म्स तक। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? समझ में आ रहा है बात अच्छे से आप सभी को? बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को अच्छे से? अब हमें समझ में आया कि टर्म्स होते हैं, और हम ये भी समझे कि टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है। समझ गए इतना? आगे चलते हैं और समझते हैं कि बच्चों इसके अंदर डिफरेंट कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, समझिएगा बच्चों। अब हमें समझ में आया कि हमारा टर्म जो है बच्चों सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस के अंदर जो नंबर बार बार होते हैं या आते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? टर्म्स कहते हैं। अब बारी है कि इसको समझने की बच्चों।
सीरीज को। किसको समझना अब हमें? सीरीज को, कि सीरीज क्या है। तो हमने क्या कहा कि सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होते हैं ना, अगर हम उन्हीं टर्म्स को आपस में जोड़ दें तो जोड़ने के बाद क्या बन जाता है बच्चों? सीरीज बन जाता है। सीक्वेंस के टर्म्स को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है बच्चों? सीरीज कहलाता है। क्या बोला मैंने? सीक्वेंस के टर्म्स को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है बच्चों? सीरीज कहलाता है। तो सीरीज क्या है बच्चों? सीरीज किसे कहते हैं? तो हमने कहा बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस is called a series। समझ में आ गई बात? क्या लिखा है कि सीक्वेंस के टर्म्स को क्या करना? ऐड करना क्या कहलाता है? सीरीज। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि सर 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है और इन सीक्वेंस को आपस में जोड़ देना, इसके टर्म्स को आपस में जोड़ देना क्या कहलाता है बच्चों? सीरीज। समझ गए? ये एक सीक्वेंस था 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, सीक्वेंस था। इसके टर्म्स को आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया बच्चों? ये सीरीज। ये एक सीक्वेंस था 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, ये बच्चों अपने आप में क्या था? एक सीक्वेंस था। हमने इसको आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया? सीरीज। तो क्या आप सीरीज समझ गए? हाँ सर, हमें सीक्वेंस भी समझ में आ गया और सीरीज भी आ गया। सीक्वेंस होता है किसी भी नंबर को अरेंज करना किसी रूल के द्वारा या किसी रूल के थ्रू, और जब हम उन सीक्वेंस के टर्म्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बच्चों क्या बन जाता है? सीरीज। क्या बन जाता है बच्चों? सीरीज। अब हमें सीक्वेंस भी समझ में आ गया और सर हमें सीरीज भी आ गया, तो अब एक और नया वर्ड समझ लेते हैं बच्चों, प्रोग्रेशन। क्या समझना हमें? प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहीं पे समझ लेते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों। क्या समझना हमें? प्रोग्रेशन। एक बार पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है बच्चों? प्रोग्रेशन। क्या लिखा है? एक बार पढ़ के बताएंगे मुझे क्या लिखा बच्चों? प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है? तो हम कहते हैं बच्चों सीक्वेंस, अ सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस विच फॉलोड, एक ऐसा सीक्वेंस जो फॉलो करता है किसको बच्चों? एक ऐसा सीक्वेंस जो फॉलो करता है किसको करता है? अ सीक्वेंस विच फॉलोड अ डिफाइनाइट या फिर पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर या एक डिफाइनाइट वे को, मतलब किसी रूल को, इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम? प्रोग्रेशन। आ रहा है समझ में बच्चों? एक ऐसा सीक्वेंस जो फॉलो करता है किसी भी डिफाइनेट या पर्टिकुलर वे को या किसी तरीके को, वो तरीका अपने आप में क्या कहलाता है बच्चों? प्रोग्रेशन। अब अगर हमें बच्चों प्रोग्रेशन को अच्छे से समझना है तो प्रोग्रेशन की बहुत सारी कैटेगरी होती है, लेकिन क्योंकि हम क्लास 11th में हैं तो हमारे लिए सिर्फ प्रोग्रेशन का मतलब सिर्फ दो है। एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें से बच्चों आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में से एपी बोलते हैं क्लास 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लास 11 बस उसके थोड़ी सी हिंट के बारे में पढ़ना है। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बच्चों पढ़ने वाले हैं जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए समझते हैं अपने अगले कंसेप्ट को। अगर आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया बच्चों सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन क्या होता है, तो अब हमें समझने में तनिक भी देर नहीं होनी चाहिए कि जीपी किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, और समझते हैं जीपी के कंसेप्ट को। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों आप समझते हैं जीपी किसे कहते हैं। हमें प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं और हमें प्रोग्रेशन के अंदर बच्चों
एक हमें पढ़ना है इस क्लास के अंदर एपी, और एक पढ़ना है बच्चों हमें जीपी। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले बच्चों जीपी। जीपी का मतलब होता है बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझिएगा बच्चों, थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, किसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? मैं आपको सिखाता हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी हमने एक सीक्वेंस लिया था बच्चों, 2 4 8 16 32 64 एंड बच्चों सो ऑन। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये जीपी है। ये जो सीक्वेंस है ये जीपी है। आपने पूछा कैसे? आपने पूछा कैसे? ये तो एक सीक्वेंस है तो जीपी कैसे हो गया? हमने कहा कि बच्चों इस सीक्वेंस का कोई भी एक टर्म ले लो। हमने लिया सर 4, और इस टर्म को इसके पिछले टर्म से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो आंसर आया बच्चों 2/1 मीन्स 2। ठीक है, मैंने इस जीपी का एक और टर्म ले लिया 8, और इसके पिछले टर्म को बच्चों मैंने इससे डिवाइड कर दिया। 4 2 8, 2/1 मीन्स बच्चों कितना है? 2। मैंने इस जीपी इस सीक्वेंस का एक और टर्म ले लिया 16, और मैंने इसके पिछले टर्म से डिवाइड करा जो है 8, और बच्चों हमने इसको डिवाइड करा तो 2/1 मीन्स फिर से आंसर आया 2। मैंने इस सीक्वेंस का एक और टर्म ले लिया 32, और इसके पिछले टर्म से मैंने इसको डिवाइड करा 16, तो बच्चों फिर से आंसर आया 2/1 यानी 2। आप देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस का जो भी नंबर मैं ले रहा हूं, और उस नंबर के उसके पिछले नंबर से मैं जब डिवाइड कर रहा हूं, मैंने एक नंबर लिया, एक टर्म लिया, और इसके पिछले टर्म से मैंने इसको डिवाइड करा, तो आंसर क्या आया? 2। मैंने एक टर्म लिया 8, और उसके पिछले टर्म से डिवाइड करा 4, तो आंसर क्या है? फिर से 2। मैंने फिर से एक टर्म लिया और उसके पिछले टर्म से मैंने फिर से डिवाइड करा, तो आंसर क्या आया? 2। बार बार एक टर्म, किसी सीक्वेंस के एक टर्म को जब उसके पिछले टर्म से डिवाइड करा जा रहा है, तो आंसर बार बार क्या आ रहा है बच्चों? सेम। यानी जो नंबर निकल कर आ रहा है, इस नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कि नंबर क्या निकल कर आ रहा है बार बार? कांस्टेंट। और क्योंकि पर्टिकुलर हम जीपी का कंसेप्ट पढ़े, तो बच्चों यहां पर इस कांस्टेंट टर्म को ना हम कॉमन रेशियो कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो जीपी है क्या, किसको बोलेंगे जीपी? तो हमने कहा a sequence is called a GP। एक सीक्वेंस को जीपी कहा जाएगा यदि if the ratio of the term and its preceding term is कांस्टेंट। क्या लिखा मैंने? कि एक सीक्वेंस को कहा जाएगा जीपी कब? यदि उसका रेशो, किसका रेशो? उस टर्म का, दैट टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, उस टर्म और उसके पिछले टर्म का रेशो, वो टर्म और उसके पिछले टर्म का, वो टर्म और उसके पिछले टर्म का जो रेशो होगा वो कैसा है? कांस्टेंट है। एंड द कांस्टेंट is called a common ratio। और बच्चों हम उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। और किससे डिनोट करेंगे? आर से। बात आगे समझ में? और अब जरा इसको अच्छे से समझें, तो थोड़ा सा समझने की गौर कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा बस। ठीक है, बहुत ही प्यार से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे, समझिएगा। तो अगर मैं आपने आपको सामने सीरीज लिखी है बच्चों 2 4 8 16, ठीक है क्या बच्चों? 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन।
तो आप देखिए इसे बोला हम लोगों ने टर्म वन, क्या बोला बच्चों हम लोगों ने इसे टर्म वन, इसे बोला टर्म टू, टर्म थ्री, टर्म फोर, टर्म फाइव एंड सो ऑन टर्म एन। तो आपने क्या करा था, 4 को 2 से डिवाइड करा था, यानी T2 को किससे डिवाइड करा बच्चों, T1 से, तो आपका आंसर आया था 2। और फिर T3 को किससे डिवाइड करा था बच्चों, T2 से, तभी भी आंसर आया था आपका 2। फिर अगर आपने T4 को डिवाइड करा था अगर T3 से, मतलब 16 को डिवाइड करा था आंसर, फिर भी आया था बच्चों कितना 2। और T5 को अगर डिवाइड करा हमने T4 से, तभी भी हमारा आंसर क्या आया था बच्चों, से। यानी सारी की सारी वैल्यू आपस में क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। समझ में क्या है कि अगर नीचे एक है तो ऊपर एक से ज्यादा टर्म है, नीचे दो है तो ऊपर एक ज्यादा टर्म है, नीचे तीन है तो ऊपर इससे एक ज्यादा टर्म है। तो इसका मतलब बच्चों कि अगर नीचे n है तो ऊपर क्या आएगा, Tn+1। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों हमारा कॉमन रेशियो का। तो कॉमन रेशियो इक्वल्स टू आर, और उसे लिखते हैं Tn+1 और अपॉन में Tn। आप बच्चों T से यूज करें या फिर हम सभी इसके लिए R इक्वल्स टू An+1 और अपॉन में An भी लिख सकते हैं। कॉमन रेशियो का बनेगा बच्चों फॉर्मूला। कोई दिक्कत बच्चों? अगर आपको इतना समझ में आया तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जीपी के कंसेप्ट को और बारीकी से और बहुत प्यार से समझते हैं, ठीक है क्या? आप कीजिएगा बच्चों, वीडियो आपको दिखाई नहीं दे रही है, मैं थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा डाउन करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। परफेक्ट है क्या, देख पा रहे हैं आप? ठीक है बच्चों, ओके चलिए, ठीक है आइए समझते हैं हम इसके कंसेप्ट को और बारीकी से आगे। और अब देखिए बच्चों, हमने जीपी पढ़ी अभी बच्चों, अब हमें जीपी के थोड़े से टर्म्स पढ़ने हैं, यानी एन टर्म्स ऑफ जीपी, एन टर्म्स ऑफ जीपी समझिएगा बच्चों, ठीक है क्या? बच्चों जीपी के टर्म्स को मान लीजिए, फर्स्ट टर्म होता है हमारा T1, सेकंड टर्म होता है T2, फिर होता है बच्चों हमारा T3, फिर होता है बच्चों T4, T5, T6 एंड सो ऑन बच्चों एन टर्म्स। और ये किसके अंदर है बच्चों, हमारा जीपी के अंदर है। ये जो टर्म्स है क्या है बच्चों हमारे, ये जीपी किस में है, ये जो टर्म्स दे रखे हो किसके टर्म्स में है, जीपी के टर्म्स में। कोई दिक्कत? अगर बच्चों मैं लेट कर लूं, अगर मैं लेट करूं, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, क्या मान लिया बच्चों, ए, एंड कॉमन रेशियो, और मैंने इनका कॉमन रेशियो मान लिया बच्चों आर, क्या मान लिया आर। तो अब जरा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों T2 अपॉन में T1, अभी पढ़ा है आप लोगों को। तो सर ये आर T2 यानी टर्म सेकंड की वैल्यू नहीं पता, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू बच्चों हमें पता है। टर्म फर्स्ट की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए, तो T2 को क्या लिखेंगे बच्चों, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ए आर। कोई दिक्कत बच्चों? अगर ऐसे ही मैं आपके सामने आर दोबारा से निकालूं तो आप निकालूंगा T3 और अपॉन में क्या आएगा बच्चों T2। आर एज इट इज T3 यानी टर्म 3 की वैल्यू हमें नहीं पता, टर्म 2 अभी निकाला कितना है बच्चों ए आर, तो हम टर्म 3 को क्या लिखेंगे बच्चों ए आर स्क्वायर, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर हम T4 अपॉन T3 लिखे तो इसका मतलब सर R एज इट इज टर्म 4 नहीं पता, T3 की वैल्यू ए आर क्यूब, तो इसका मतलब टर्म 4 आ गया बच्चों ए आर की पावर 4। ऐसे ही बच्चों अगर मैं लिखना चाहूं कि T5 अपॉन में T4, मुझे टर्म 4 जानना, 5 जानना है, तो सर R एज इट इज T5 और टर्म 4 की वैल्यू निकाली ए आर की पावर 4, तो टर्म 5 कितना आ जाएगा बच्चों? गलती हो रही है क्या बच्चों कहीं पे? कुछ गलती हो रही है? ए स्क्वायर था बच्चों, माफी चाहता हूं, ए स्क्वायर था, तो ये कितना हो जाएगा क्यू, और ये कितना हो जाएगा बच्चों क्यू, तो ये आ जाएगा कितना ए आर की पावर 4। परफेक्ट है क्या बच्चों? समझ में आ रहा आपको ये?
तो इसका मतलब कि अगर हम ऐसे चलते 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 जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे r की पावर 1 है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे r की पावर 2 है, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे r की पावर 3 है, यहाँ पे 5 है तो r की पावर 4 है। यानी जितना जो भी टर्म है कॉमन रेशियो की पावर उतनी क्या हो रही है, एक कम हो जा रही है। जो टर्म है कॉमन रेशियो की पावर उससे क्या आ रही है, कम आ रही है। जो टर्म है कॉमन रेशियो की पावर उससे क्या आ रही है, कम आ रही है। जो टर्म है कॉमन रेशियो की पावर उससे क्या आ रही है, कम आ रही है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे nth टर्म बताओ, तो इसका मतलब सर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की पावर जो भी है उससे एक क्या होगी बच्चों, कम। यही रिजल्ट आ रहा है हमारा। समझ पा रहे हैं आप? आपको दिखाई दे रहा है वीडियो के में? परफेक्ट है। आप समझ पा रहे हैं? अब मैं इसे सही से लिखने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा, मैं इसे सही से लिखने जा रहा हूं। तो अगर अब बच्चों हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब हमने टर्म फर्स्ट को लिखा a, टर्म सेकंड को लिखा a r, टर्म थर्ड को लिख देंगे a r क्यूब a r स्क्वायर, फिर a r क्यूब a r के पावर 4 a r के पावर 5 और ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा a r के पावर n माइनस 1। अब यहां से देखने को मिला कि जीपी का nth टर्म क्या होता है, tn, और इसका फॉर्मूला आ गया a r के पावर n माइनस 1। तो nth टर्म ऑफ जीपी पता चल गया बच्चों। nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है बच्चों, nth टर्म ऑफ जीपी बताइए फटाफट। सर nth टर्म इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस 1, या फिर सर nth टर्म इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस 1। ए का मतलब क्या है सर, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब है बच्चों फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब है बच्चों कॉमन रेशियो। आर का मतलब क्या है बच्चों, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो निकालने के लिए बच्चों हम बेसिकली a2 अपॉन a1 का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? और अगर बच्चों इतना समझ में आया तो चलिए चलते हैं, आप समझते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है बच्चों। बहुत ही प्यार से मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताया करिए कि हमारे वीडियो के अंदर क्या कमियां हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उन कमियों को दूर करें। ठीक है क्या बच्चों? आइए देखिए, अभी बच्चों हमने जीपी के nth टर्म पढ़े, तो कौन कौन से निकले बच्चों वो nth टर्म ऑफ जीपी क्या क्या निकला बच्चों, बताइए एक बार मुझे फटाफट। सर a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन सर an तक। हमने थोड़ा सा सही से करके लिखा इसी बात को। a1 को a बोलते हैं, a2 को ar, a3 को ar स्क्वायर, a4 को ar क्यूब, a5 को ar की पावर 4 एंड सो ऑन बच्चों ar की पावर n माइनस 1। ये होता है बच्चों nth टर्म ऑफ जीपी, ar की पावर n माइनस 1। और अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, अब हमें पढ़ना है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी के nth टर्म का सम। तो अगर बच्चों ये हमारी जीपी है तो हम इसका करने वाले हैं सम। तो चलिए करिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस, बच्चों ऐसे ही चलते रहेंगे कहां तक, nth टर्म तक। और ये बच्चों सम को हम लोग अब बोलेंगे Sn। और बच्चों इसी को बात को थोड़ा सही से लिखे तो a1 को a बोलते हैं, a2 को ar बोलते हैं, इसको ar स्क्वायर, a4 को ar क्यूब, और ये बच्चों चलता रहेगा ar की पावर n माइनस 1। अब बच्चों थोड़ा और सही से देखें तो a यहाँ पे भी, a यहाँ पे भी, a यहाँ पे भी, a यहाँ पे कहां तक है, n टर्म्स तक। तो बच्चों यहां से पूरे में से क्या करेंगे, इस पूरी बात को अगर हम क्या करें, माफ कीजिएगा, अगर इसमें हम लोग पुट कर दें, अगर हम इसमें क्या कर दे बच्चों, पुट कर दे r इक्वल्स टू कितना बच्चों 1, तो Sn इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों a प्लस a प्लस डैश 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 कहां तक बच्चों, n टर्म्स तक। तो इसका मतलब ये बच्चों क्या आएगा, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो सर a n टर्म्स तक आ रहा है, यानी n इंटू a। तो Sn इक्वल्स टू होता है बच्चों Na, और Na सिर्फ तभी होगा कब, जब सर r की वैल्यू कितनी होगी,
वन। तो अगर जीपी में अगर आपका कॉमन रेशियो बच्चों वन आ रहा है तो जीपी के टर्म्स जोड़ने का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन ए इंटू एन। कोई दिक्कत बच्चों? इसी बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और समझते हैं कि इसमें अगर आर की वैल्यू बच्चों वन नहीं हुई तो क्या होगा। ठीक है क्या? मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा। क्या करते हूं, मैंने इस पूरे सम ऑफ जीपी को बच्चों आर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय आर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर दिया बच्चों, मैंने आर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी आर इंटू हो गया बच्चों एस एन, और ये भी हो गया आर इंटू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश 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 ए आर की पावर एन माइनस वन। कोई दिक्कत? अब बच्चों इसको तो अभी ऐसे ही लिखेंगे एस एन, इसको मल्टीप्लाई करा तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर फोर प्लस डैश 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 आर इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और सही से लिखा तो आर इंटू एस एन इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर फोर प्लस डैश डैश डैश। बच्चों ये भी आर है ये भी आर है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है बच्चों प्लस, इसकी पावर वन और इसकी पावर एन माइनस वन, वन से वन क्या हो गया कैंसर। तो ये आ गया बच्चों ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर फोर प्लस में डैश 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 ए आर की पावर एन, और इधर बच्चों आर इंटू एस एन, ये हमारे पास आया। ठीक है, इसे बोलेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इसे बोल दीजिए सेकंड। कोई दिक्कत है बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों क्या कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कीजिए। करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर है बच्चों आर एस एन, ये आया ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस में बच्चों ए आर क्यूब प्लस बच्चों ए आर की पावर फोर प्लस में डैश 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 ए आर की पावर एन। ठीक है, इसे मिटा दीजिए। अब बच्चों मैं इसे क्या करता हूं, माइनस करता हूं, दिखाई दे रहा आपको ए आर ए आर ए आर। ठीक है बच्चों, माइनस 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 माइनस। देखिए बच्चों ये ए आर प्लस माइनस कैंसर प्लस माइनस कैंसर प्लस माइनस कैंसर, ये भी क्या होगा कैंसर, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों कैंसर है, क्योंकि एन से पहले कौन सा टर्म होगा ए आर एन माइनस वन। अगर मैं इसे ओपन करना चाहूं तो बच्चों यहाँ पाएगा ए आर एन माइनस वन और हमारा आखिरी टर्म क्या होगा एन माइन एन। इससे भी क्या होगा बच्चों कैंसर, क्योंकि इससे पीछे का टर्म एक कम होगा। ठीक है क्या, यहाँ पे बच्चों एस एन माइनस में आर इंटू एस एन। कोई दिक्कत बच्चों? अब क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ बचा ए और वहां पे बचा बच्चों हमारा लास्ट टर्म कितना ए आर की पावर एन। बच्चों यहां से एस एन कॉमन लेंगे तो बचेगा वन माइनस आर और वहां पे बचेगा ए वन माइनस आर की पावर एन। अब बच्चों यहां से एस एन की वैल्यू निकालेंगे तो ए वन माइनस आर की पावर एन और अपॉन में बच्चों वन माइनस आर। ए बन गया बच्चों हमारा जीपी का दूसरा फॉर्मूला। अगर हम इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा सर, एस एन इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए तो सर ये ए वन माइनस में आर की पावर एन माइनस वन और अपॉन में सर माइनस कॉमन नीचे से भी लिया तो आर माइनस वन, इससे ये भी कैंसिल हो गया। अगर इससे ये भी कैंसिल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कुछ ये इस तरीके से दिखने वाला है। ये हो गया जीपी का दूसरा फॉर्मूला। और इन दोनों फॉर्मूले में खास बात यह है कि बच्चों नीचे आर माइनस वन है और यहाँ पे वन माइनस आर और आर माइनस वन है, तो अगर मैं गलती से आर की वैल्यू वन रख दूंगा तो ये नीचे का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही नीचे फंक्शन जीरो होगा तो ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे अगर जीरो होगा तो मेरा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, नो डिफाइन हो जाएगा। तो मुझे जरूरत क्या है कि ये दोनों के दोनों फंक्शन तभी एप्लीकेबल हैं, ये फंक्शन और ये फंक्शन तभी जरूरी है, ये फंक्शन और ये फॉर्मूला दोनों तभी लग सकते हैं जब r की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन। और r की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन का मतलब सिर्फ बच्चों दो होता है, या तो r एक से बड़ा है या r एक से छोटा है।
तो अगर r एक से बड़ा है और r एक से छोटा है, तो सर अगर r की वैल्यू एक से बड़ी हुई तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर r की वैल्यू बच्चों एक से छोटी हुई तो हम बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो दोनों में से कोई फॉर्मूला एक कर लो, माइनस का ही तो फर्क है, कैंसिल हो जाएगा दोनों फॉर्मूले से में। बट अगर आप ध्यान रख पाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर r की वैल्यू एक से छोटी हुई तो इस फॉर्मूले का एप्लीकेबल करना है, और अगर r की वैल्यू एक से बड़ी हुई तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, और इन दोनों के दोनों फॉर्मूले r नॉट इक्वल टू 1 पे एप्लीकेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर r की वैल्यू 1 हुई पूरा फंक्शन मॉडिफाइड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप तक अभी तक इस वीडियो के अंदर मैंने जितना भी पढ़ा है आपको बहुत आराम से समझ में आया होगा। ठीक है क्या बच्चों? मिलूंगा मैं आपको एक नए कंसेप्ट के साथ अपनी अगली वीडियो के अंदर, जहां पे हम जीपी के कुछ टर्म्स को और अच्छे से समझेंगे और करेंगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों। दिखाई नहीं दे रहा आपको? मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए परफेक्ट है क्या बच्चों? थैंक यू।